that one of the five criteria set by the NSG. In fact, that the NPT is a must. It's not set by China, but set by the group as a whole. आज एनएसजी और हमारे बीच में कोई ऐसा परहेज की बात नहीं रह गई थी कि हमको दरवाजे के बाहर बैठना पड़ रहा है। हमको जीवन भर के लिए कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, वेवर मिल चुका है। अगर वो ना होता तो अमेरिका और ये दूसरे देश भारत के साथ परमाणु समझौते नहीं कर सकते। कि जहाँ तक कूटनीति है उसमें संजीदगी और गंभीरता होती है। कूटनीति शोर से नहीं होती। जब पहले भारत ने एनएसजी से वेवर लिया था उसमें कूटनीति थी, तब भी चीन वहाँ पे था, तब भी आज जिन देशों ने विरोध किया वो सदस्य थे, पर भारत कामयाब हुआ था। पहले चाइना का हमेशा से स्टैंड रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ साथ एनएसजी में मेंबर बनने चाहिए और वो दोनों की एप्लीकेशन जो है साथ साथ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एशिया के अंदर आपस में दोनों देशों के बीच में कोई इस तरह का न्यूक्लियर इशू पे कोई टकराव ना हो। अब वो बदल गए हैं अपना स्टैंड, उन्होंने लेना शुरू किया है कि यस, भारत की आणविक ऊर्जा की कई रिक्वायरमेंट्स हैं और चाइना उसको समझता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो द्विपक्षीय तरीके से अपने एग्रीमेंट्स करने को तैयार है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है उनके पोजीशन में। हमको कोशिश करनी होगी कि जितने भी एनएसजी के सदस्य हैं उन सबके साथ में हम बायलैटरली अप्रोच करके मालूम करें कि उनके वाकई में क्या उनके ऑब्जेक्शंस हैं या प्रोसीजरल मैटर्स हैं, टेक्निकल मैटर्स हैं। खालिद साहब है बीकानेर से, उनकी राय सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। बताइए सर, ये तो शुरू से पता है कि चीन हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। भारत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जो देश है उनसे अपना मिले, दोस्ती करे और देखे कि उनको वो भारत का सब सहयोग करे। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सुनील जी, एक सवाल उठता है चाइना को लेकर डिप्लोमेसी वाला, क्योंकि चाइना लगातार धोखा देता रहा है, ड्रैगन की फितरत में ऐसा है। तो ऐसे हालात में क्या समझा जाए? जिनपिंग अगर कहते हैं कि भारत के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लगता है कि मोदी पर कहीं दबाव बनाने की बात की उन्होंने। देखिए, एक तरफ वो ये बात कहते हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात एक है कि आप भले ही कंफ्यूज हो रहे हो, उन्होंने कभी आपको कंफ्यूज नहीं किया। आप भले उनका झूला झूल रहे हो, मगर सच्ची बात है कि परसों भी शंघाई में प्राइम मिनिस्टर से पहले उन्होंने ममनून अहमद से तत्काल बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को एक और अपना नरेशन दिया, अपना एक नरेटिव दिया कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। मतलब उन्होंने कहीं भी इसको ना छुपाया, ना इसको कंसील किया, ना आपको कंफ्यूज किया। आप कंफ्यूज हो रहे थे, आपको लग रहा था कि हम उनसे मिलेंगे तो इस ढंग की बात हो जाएगी। सही बात तो ये देखिए, चाइना के लिए अपने जैसे एक पुराने ज़माने में चाइना ये सोच रहा था कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया को घेर लेगा। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, आज घेरने वाले खुद घेर रहे हैं। तो चाइना की बात एक है कि चाहे जापान हो, फिलीपींस हो, चाहे न्यूजीलैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, साउथ चाइना सी वाले सारे मुल्क हैं, भारत हुआ, ये सब जो मुल्क हैं इन सबको पता है कि चाइना से एग्रीव्ड मुल्क है। इवन रूस के साथ भी चाइना के बहुत लंबे सीमा संघर्ष रहे और चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हैं। अब यहाँ बात है कि चाइना के पास एकमात्र दोस्त है, सीपैक भी वहाँ बना रहे हैं, वो हिंद महासागर में वो एंट्री करना चाहते हैं ग्वादर के थ्रू। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चाइना और पाकिस्तान उनका अब अमेरिका का वर्जन है एफपैक। अमेरिका जो है सवाल है कि अफगानिस्तान गहराई को समझने के बावजूद क्यों सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान और चाइना आज के विश्व के अंदर एक इनसेपरेबल थिंग्स हो गए। वो एक साथ रहेंगे। आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल विद दिस सिचुएशन। तो फिर ऐसे में नरेंद्र मोदी क्यों दोषी साबित होते हैं कांग्रेस की नजर में? मोदी इसलिए दोषी साबित होते हैं कि आप जानते हैं, आप बिना बात झूला झूल के आप ओवर एक्सपेक्टेशन करें। और दूसरी बात देखिए, प्रश्न यहाँ के इतना सा है जो हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि विदेश नीति के मामले में हंगामा मत करिएगा। केवल चीजों को लाइमलाइट में लाने के लिए या अपने आप को ओवर दिखाने के लिए आपने सब किया। ये डिबेकल कल इसी का नतीजा है। देखिए, मैं आता हूं, इस पर और तफसील से बात करूंगा मैं। कृष्णा कोरानी है, साथ ही राजेंद्र जी हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। सर नमस्कार। बताएं, क्या मोदी कामयाब हुए हैं भारत का पक्ष रखने में? नहीं तारिक साहब, मैं आपको इसमें मेरी राय ये रहेगी, हम पाकिस्तान से तो भिड़ सकते हैं
पाकिस्तान तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, मगर पाकिस्तान से सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान का जो दुश्मन है वो एक ही चाइना है। अगर हमने चाइना से जरा सा भी कुछ भी ऐसा करते हैं या चाइना हमारे लिए कुछ भी करता, आज सरकार नरेंद्र मोदी की होते सोते आप देखो 18-18 किलोमीटर ये दादागिरी से अंदर आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, पहले नमस्कार आप सबको जी। मैं कहना चाहता हूँ कि एनएसजी में जो पॉलिसी बताई गई है उसको बहुमत के साथ बाकायदा प्रस्ताव पास हो जाए भारत का, पॉलिसी में परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। रमन नंदा जी, आपसे जानना चाहता हूं कि दर्शक भी, कृष्णा जी भी अभी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, ये जो पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखी जाने वाली बात है, कहीं इस बारे में मोदी पर सवाल तो नहीं उठ रहे? देखिए, दो बातें हमें याद रखनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की आणविक शक्ति की। पाकिस्तान इस समय दुनिया के टेररिज्म के सोर्स के रूप में, प्रणेता के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है। तो पाकिस्तान की जब अर्जी आती है कि वो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में आना चाहता है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है, तो पाकिस्तान पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। और जहां तक बात भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करने की जो पुरानी नीति चली आ रही है अमेरिका और चीन की भी, मजेदार बात है कि इस समय क्या हो गया, चीन और पाकिस्तान हाइफनेट हो गए हैं। तो चीन जो अदरवाइज अपनी साख बना रहा था, अब चीन एक दहशतगर्द मुल्क के सपोर्टर के रूप में दुनिया के सामने पब्लिक प्रोफाइल के रूप में सामने आ रहा है, जो चीन की अपनी छवि के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जाहिर है कि चीन इस समय आइसोलेट हुआ है इस फोरम में, क्योंकि कंसेंसस के जरिए तो 48 लेकिन चीन ने सवाल खड़ा किया आज, उत्तर कोरिया के साथ तुलना की, ईरान के साथ तुलना की भारत की, जब एनपीटी वाली बात सामने आ रही थी। तो ये जो पहलू है एनएसजी में खास तौर पर देखा जाना, तो क्या इस पर कहीं भारत की छवि इफेक्ट होगी? अश्विनी जी, दुनिया में कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं लेगा कि भारत की तुलना नॉर्थ कोरिया के साथ की जा सकती हो या भारत की तुलना किसी गल्फ के देश के साथ की। भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में प्रतिस्थापित हो चुका है कि आणविक शक्ति को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इंडिया हैज बीन वेरी वेरी केयरफुल, और कोई भी आरोप नहीं लगा है। चीन पर ये आरोप ज्यादा लगे हैं, पाकिस्तान पर आरोप लगे हैं। चीन पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों को न्यूक्लियर प्रोग्राम की मदद की है, बल्कि सऊदी अरेबिया को भी सो कॉल्ड सिल्क मिसाइल देने की बात हुई है। तो चीन आरोपों के घेरे में, पाकिस्तान आरोपों के घेरे में, भारत के ऊपर कोई आरोप इस तरह के नहीं स्थापित हुए, कभी भी नहीं हुए। इस डील को लेकर करोड़ी सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं कि शर्तों की अगर बात की जा रही है, भारत के लिहाज से कुछ बेहतर होता नजर आता है? देखिए अश्विनी जी, ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि चीन ने नॉर्थ कोरिया से तुलना किया, ये स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हो सकते हैं, और हमारे जितने थिंक टैंक और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो भी प्रोप अप करते हैं, और एक चाइना और भारत की दुश्मनी का पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से ये न चीन के हित में न भारत के हित में, और दोनों परिपक्व राष्ट्र हैं, दोनों नहीं चाहते हैं। चीन ये नहीं चाहता कि भारत से दुश्मनी हो, भारत नहीं चाहता कि चीन से दुश्मनी हो, दोनों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। हाँ, सीमा विवाद जरूर है, लेकिन सीमा विवाद पड़ोसियों में कोई अनयूजुअल नहीं है, और चीन और भारत ने बहुत सी जगह सहयोग किया है, क्लाइमेट चेंज में सहयोग कर रहे हैं, WTO में सहयोग कर रहे हैं। तो भारत की जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, अब भारत ने चीन का संयुक्त राष्ट्र संघ में आने के लिए सपोर्ट किया है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए सपोर्ट किया है। तो अब डिप्लोमेसी के थ्रू चीन को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए चीन तैयार हो जाए। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मोदी जी और शी जिनपिंग की सितंबर में मुलाकात होगी, बीजिंग में, फिर गोवा में होगी, और मेरे ख्याल से कोई सार्थक परिणाम आगे के लिए निकलेगा। इसमें हमें सफलता नहीं राठौर साहब, यहाँ भारत चीन के द्विपक्षीय रिश्तों पर कहीं असर पड़ता हुआ कूटनीतिक बदलाव की जो बात है, नरेंद्र मोदी से अपेक्षा ये की जा रही है, क्या ये तस्वीर देखने को मिल पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं शर्मा जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि शर्मा जी, क्या ये प्रयास नहीं किए जाने चाहिए थे? आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आपने क्यों प्रयास किए? ये प्रयास तो करने ही चाहिए थे, कूटनीतिक प्रयास होते हैं और करना चाहिए। इसमें आप ये ढोल नहीं पिटा है, ढोल आप लोग पीटते हो या और ज्यादा चर्चा हुई है मीडिया के माध्यम से। दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, मीडिया में किसने बात की? नहीं, मीडिया ने, आप पे आरोप लग रहा है, मैं आप पर नहीं लगा रहा, ये हमें खबर करने की कोशिश मत करो शर्मा जी। अपने ऊपर जब हमला होता है तो दूसरे के कंधे पर मत डाला करो, अपने ऊपर लिया करो खुद ही। अब मैं दूसरी बात आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, हर देश ये चाहेगा कि हमारा वजूद बना रहे, तो चीन भी चाहेगा कि इस एशिया उपमहाद्वीप के अंदर वो पाकिस्तान में अपना एक स्थान बना रहे। इसी प्रकार नेपाल में वो प्रयास कर रहा है, वो चाहेगा, और हम भी ये चाहेंगे कि हमारा भी अपना एक वजूद कायम रहे।
इसी प्रकार अमेरिका भी ये प्रयास कर रहा है कि इस उपमहाद्वीप में किस प्रकार से कहां पर मुझे अपना वजूद रखना है। तो ये सब अपने अपने प्रयास होते हैं, सब कूटनीतिक प्रयास सभी देश करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा शर्मा जी, जब MTCR में जब हमको एंट्री मिली और चाइना को नहीं मिली, तो क्या आप ये हमारी कूटनीतिक विजय नहीं कहेंगे? इसको हमारी कूटनीतिक जीत क्यों नहीं मान रहे आप? हर मामले में आप छिद्रान्वेषण करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसमें भी देखिए, ये सबको पता था कि चाइना समर्थन नहीं करेगा, चाइना विरोध करेगा, सर्वविदित था। और इसमें भी यदि किसी नेतृत्व ने सकारात्मक प्रयास किया है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए थी। चलिए, एक सवाल है कि चाइना के विरोध में कहीं तलखी की जगह नरमी देखने को मिली, जो जिस खुलकर विरोध होना चाहिए था, कहीं वो फर्क पड़ा। और दूसरा सवाल साउथ एशिया का है, जिसमें भारत क्या चीन के सामने एक ताकत बनकर उभरने का जो मौका है वो कहीं गंवा रहा है। ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं तुरंत। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि धोखा दे रहा है, क्योंकि बिजनेस तो सारा भारत में करता है, लेकिन जहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल पे भारत को किसी जगह सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो अपने पैर खींच लेता है। हमारी जो भी वर्तमान सरकार है, इसकी गलत नीतियों से चीन पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है और नेपाल को भी इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि नेपाल हमारे अंडरटेक था, एक तरह से हमारा अच्छा व्यवहार था, लेकिन चीन आज की तारीख में वहाँ पे भी रेलवे लाइन ला रहा है।